वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसमें अपन बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन दे रखा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस में से लिया गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए। परमाणुओं के बीच जो बंद होते हैं बॉन्ड होते हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी एनर्जी संग्रहित रहती है? तो आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, नाभिकीय एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड होते हैं इनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? वो रहती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जाती है? यानी जो सूर्य होता है इससे निकलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है? जब भी कभी लाइट की बात आ जाती है तो लाइट से दो चार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले जो लाइट होता है वो आपके वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात होता है, निर्वात में भी गमन करता है। लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी याद रखना है। ब्लैक होल का आपने कभी नाम सुना होगा, तो ब्लैक होल जो होता है वो अपने अंदर सभी चीज़ों को क्या कर लेता है? खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। क्योंकि जो सूर्य है वो कितने दिनों से, कितने अनंत वर्षों से क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को दे रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है, एनर्जी में थोड़ा सा भी ह्रास नहीं हुआ है। तो लाइट वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के प्रकार से फोटोन निकलते हैं। फोटोन क्या होते हैं? पैकेटों के रूप में निकलते हैं, बंडलों के रूप में निकलते हैं। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी होती है, E=h होता है, hc/λ होता है। h आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल/सेकेंड होता है। प्लांक कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो किसके इक्वल होता है? कोणीय संवेग के मात्रक के इक्वल भी होता है। यानी कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जाती है? वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से, एक समतल दर्पण से, एक उत्तल लेंस से या फिर एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस के संयोजन से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से क्या किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को फैलाया जाता है। कैसे फैलाया जाता है मैं बता देता हूँ। यह आपकी क्या होता है? वर्षा की एक बूंदे होती है। यहाँ पे वर्षा की काफ़ी सारी के, जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश आ गया, एक बूंद के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये आपके बिंदु के रूप में एकत्रित हो जाता है, पॉइंट के रूप में। इस पॉइंट से क्या होता है? फिर आगे लाइट को क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। ऐसे चारों दिशाओं में फैला दिया जाता है। तो वर्षा बिंदुओं की एक बौछार के रूप में फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा है कोक, प्रोपेन, पेट्रोल या फिर मोम। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? स्वच्छ ईंधन होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? तुरंत बता दीजिए कि कोई विद्युत रोधी है तो इसमें निम्नलिखित में से इसको कौन आवेशित कर सकता है? धारा विद्युत कर सकता है, स्थिर विद्युत कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कर सकता है या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र कर सकता है। तो आपका क्या होता है? एक विद्युत रोधी होता है। क्या है? विद्युत रोधी। इसको यदि आवेशित करना है तो अपन क्या करेंगे? इसमें यदि कोई अपन आवेश रख देते हैं तो वो आवेश क्या होगा? इसी जो आपका विद्युत रोधी था इसमें क्या हो जाएगा? यहीं पर रह जाएगा। यहीं पर रहने से जो आवेश होगा वो इसमें चार्ज उत्पन्न कर देगा। चार्ज उत्पन्न करने से जो क्या होगा? ये आवेशित हो जाएगा। तो आवेशित करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? स्थिर विद्युत करेगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल होती है लगभग, यानी जो 20 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें जो जल में जो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? सबसे पहले जो साउंड होता है, ध्वनि, वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ये सभी बच्चों को पता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड होती है, 800 मीटर पर सेकेंड होती है,
1500 मीटर पर सेकंड होती है या फिर 5000 मीटर पर सेकंड होती है? तो कैसी होती है बता दीजिए। कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिया हुआ आता है 1481 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी दिया हुआ आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है अप्रोक्स कितनी होती है, लगभग आपकी होती है 1500 मीटर पर सेकंड होती है। राइट आंसर सी ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा जो होता है आपका आयरन, लोहे को डिनोट किया जाता है Fe से, तो आयरन का जो गलनांक होता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका लोहा होता है इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो गलनांक के लिए उच्च क्या हो जाएगा? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बात कर देते हैं लोहे का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो इसका घनत्व कितना होता है? 1.86 ग्राम पर क्या होता है? सीसी होता है, ग्राम अपॉन सीसी होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। कॉपर के एक तार की त्रिज्या आर दे रखी है, स्मॉल आर, तथा लंबाई स्मॉल है। इसका जो प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस, वो आपको आर दे रखा है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2r कर दी जाती है तथा लंबाई को हाफ कर दिया जाता है, तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन में ए होता है। रो आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसे प्रतिरोधकता बोला जाता है। यहाँ से जो R होगा वो क्या हो जाएगा? R आपका हो जाएगा, सॉरी आपका R1 क्या हो जाएगा? रो L1 अपॉन में A1 हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा? यहाँ से R2 हो जाएगा रो L2 अपॉन में A2 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे अपन? R1 अपॉन में R2 कर देंगे। तो यहाँ से अपन करते हैं R1 अपॉन में क्या करते हैं? R2 करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या दे रखी है? रो L1 अपॉन में A1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? रो L2 अपॉन में क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। रो से रो चला जाएगा तो R1 अपॉन में R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 A2 अपॉन में क्या हो जाएगा? L2 A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L1 A2 अपॉन में क्या हो जाएगा? L2 A1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अगली स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ से R1 अपॉन में R2 आपका चल रहा था, क्योंकि अपने को इन प्रतिरोधों का जो क्या होगा, रेशियो जो होगा वो बताना है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? कॉपर के एक तार, सबसे पहले आपको एक कॉपर का तार दे रखा है। तो आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ से R1 अपॉन में R2 के बारे में अपन ने क्या कर ली है? बात कर ली है। तो यहाँ से जो L1 A2 अपॉन में दे रखा था, L2 A1 दे रखा था, तो L1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। देखिए पहले वाले तार के लिए L दे रखी है। एरिया का मान कितना होता है? तो एरिया की वैल्यू अपन जानते हैं 4πr² होती है। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसमें स्मॉल r दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। नीचे क्या रखेंगे? L2 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? L/2 दे रखी है, तो L/2 लिख देंगे। 4πr की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? रेडियस 2r दे रखी है, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r² हो जाएगा। 4π से 4π चला जाएगा, r² से r² चला जाएगा, L से L चला जाएगा। तो R1 अपॉन में जो R2 का मान होगा वो कितना होगा? यहाँ से R1 अपॉन में R2 का जो मान होगा वो कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? कॉपर के जो पहला जो कॉपर का तार था, इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? R दे रखा है। यानी R1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? R दे रखी है, और नीचे R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। R अपॉन में R2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ से R2 की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या कर लेंगे? ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आया? R अपॉन में R2 इक्वल क्या आया? अपने पास 8 आया। R2 की वैल्यू अपने को निकालती थी, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R अपॉन में 8 आ जाएगी। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्य विधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या फिर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसकी जो कार्य विधि होती है, कार्य विधि में जो प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो क्या है? वो है आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? मैक्स प्लांक ने की है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, नील्स बोर ने की है या फिर रदरफोर्ड ने की है? सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है। E इज इक्वल टू होती है mc² होती है। E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ c² को mc मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ। m गुणा c आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है, जिसे p से शो करते हैं, तो p गुणा c हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, e अपॉन में c हो जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है। e की वैल्यू अपन जानते हैं कि क्या होती है, hc अपॉन में लैम्डा होती है। तो e की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास, h अपॉन में लैम्डा आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो परिघटना की जो व्याख्या किसने की थी, वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य कथन है। ये ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यह आपका ए ऑप्शन दे रखा है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में। सभी ऑप्शन को आपको गौर से देखना है। बी ऑप्शन दे रखा है आपको, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है वो आपके कोयल के तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। यह आपका बी ऑप्शन दे रखा है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के व्यास पर क्या करती है, निर्भर करती है। यह आपका क्या दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सी ऑप्शन आपका ये दे रखा है, बी ऑप्शन आपका ये दे रखा है। तीनों ऑप्शन को मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। ये आपके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से आपको राइट आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है वो प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है और तार में प्रवाहित धारा पर भी निर्भर करती है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो आपका ए और बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी आपका सही है। एग्जाम में आपको 4 ऐसे आपको डेफिनेशन दे देगा, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। फिर आपसे नीचे आंसर में बोलेगा कि आपका 1 एंड 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, या फिर आपका केवल 1 सही है, या फिर केवल आपका 3 सही है। ऐसे आपको ऑप्शन देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। परिनालिका के संदर्भ में आपका ए और बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश वर्ष का कभी भी नाम आ जाता है तो आपको याद रखना कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो क्या करता है, दूरी का मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है, बहुत लंबी दूरियों का, वर्षों में समय अंतराल पर, परमाणुओं के द्रव्यमान का, या फिर किसी वर्ष में पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली प्रकाश की मात्रा का। तो जो प्रकाश वर्ष होता है इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि ये बहुत लंबी दूरियों का क्या करता है, मापन करता है, मात्रक करता है या फिर मापन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मात्रक की परिभाषा वही होती है कि किसी चीज़ को मापना या फिर तोलना क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। जैसे अपन देख लिए, आपका जो दूध लेने जाते हैं तो दूध के लिए अपन बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो जो लीटर है वो आपका क्या है, मात्रक का यूनिट है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल है। ऑप्शंस दे रखे, घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या फिर यांत्रिक बल। तो सबसे पहले असंरक्षी बल होता है और एक आपका संरक्षी बल होता है। सबसे पहले आपको बताना कि जो श्यान बल है वो एक प्रकार का कैसा बल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो श्यान बल है वो एक प्रकार का कैसा बल है, संरक्षी बल है, असंरक्षी बल है, ये आपको बता देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है कि इनमें से असंरक्षी बल कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होता है, घर्षण बल होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले आपका एक क्वेश्चन आ जाता है v बराबर √2gh से। क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन इससे क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा। एक पावर वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा जाता है, p बराबर v²/r होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक होता है v बराबर w/q से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 × 10⁻19। यहाँ पे जो मात्रक होता है वो कूलाम आएगा या फिर जूल आएगा, इनमें से आपको बताना है कि आपका कूलाम आएगा या फिर जूल आएगा, इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, आवेश होता है।
आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, ये V क्या दे रखा है, विभव दे रखा है, विभव बराबर क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q होता है। W का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि आपको बताना कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू अपन लिखते हैं तो मात्रक यहाँ पे जूल आता है या फिर कूलाम, तो ये आपका क्या आएगा, जूल आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि समान घनत्व वाले दो ग्रहों 1 और 2, आपको दो ग्रह दे रखे हैं, 1 दे रखा है और 2 दे रखा है। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा क्या दे रखी है, R2 दे रखी है। जहां R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2, इन ग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है G1 ग्रेटर देन G2, ऑप्शन बी दे रखा है G1 लेस देन G2, ऑप्शन सी दे रखा है G1 बराबर G2 और ऑप्शन डी दे रखा है आपका नन ऑफ दीज। तो बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यदि कभी भी आपसे बोला जाता है कि R1 आपको दे रखा है ग्रेटर देन R2 दे रखा है, तो इसी के अनुसार आपको पता लगा लेना है जो G1 होगा वो भी क्या होगा, G1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा G2 से। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, क्योंकि जो R होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपके G पे डिपेंड होता है, क्योंकि Gm बराबर क्या होता है आपके यहाँ से Gm बराबर क्या होता है, Gr² होता है। ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। एक आपके टाइम, इसका तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो R होता है त्रिज्या होती है वो आपके G1 और आपके G2 पे निर्भर करेगी। तो R1 में जो संबंध होगा वही क्या होगा, आपके G1 ग्रेटर देन G2 होगा। अब आपके टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन आ जाता है। T इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L अपॉन में G होता है। मैं आपसे बोल दूं कि L की वैल्यू अपने को दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, 16 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अपन लगभग मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, √10 मान लेते हैं। तो 2 इंटू √10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अंडर में 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4, नीचे अंडर में जी, अंडर का मतलब क्या हो जाता है लगभग √10 होता है, क्योंकि जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। तो अंडर10 से अंडर10 चला जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य उदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय तक दिखाई देता है। ऐसा होने का जो कारण होता है वो किस कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, विक्षेपण के कारण होता है, इसको परिक्षेपण भी बोला जाता है, सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन के कारण होता है। तो जो सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी जो सूर्य होता है वो काफ़ी समय तक दिखाई देता है, अल्प समय तक, कुछ समय के लिए। वो किस कारण दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक डाइन किसके बराबर होता है। सबसे पहले जो डाइन होता है वो किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। किस पद्धति में मात्रक होता है, CGS पद्धति में मात्रक होता है, ये भी आपको नोट करना है। अब बात करते हैं 1 डाइन होता है उसका मान कितना होता है। फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फोर्स का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। CGS में बदलेंगे तो जो kg हो जाएगा वो ग्राम में बदल जाएगा, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, गुणा मीटर जो होगा वो सेमी में बदल जाएगा तो 100 सेमी हो जाएगा। सेकेंड आपका सेकेंड रहता है 100 और आपका 1000 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 टू पावर 5 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी थर्मस फ्लास्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है, फ्लास्क की दीवारें कांच की बनी होती है जो उष्मा का हीन चालक होता है, फ्लास्क की दीवारों के मध्य निर्वात होता है। यह आपका क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। अब अपन अगले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको नोट करना है। अगला ऑप्शन दे रखा है, कांच की दीवारों की सतह चमकीली होती है, यह आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन दे रखा है, आंतरिक दीवार की सतह उष्मा की अधिक मात्रा का विकिरण करती है तथा बाहरी दीवार की सतह आंतरिक दीवार से विकिरित होने वाली उष्मा के कुछ भाग को अवशोषित करती है। डी ऑप्शन दे रखा है, कोर्क आधार उष्मा के हीन चालक होते हैं। तो आपको सभी ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार सभी ऑप्शन को आपको देख लेना है, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से आपको आंसर क्लिक करके बताना है। तो जो थर्मस प्लाग के संबंध में अपन इसका जो आंसर देना चाहिए वो क्या होगा,
आंतरिक दीवार की जो सतह होती है वो ऊष्मा की क्या करती है, अधिक मात्रा का क्या करती है, विकिरण करती है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ब्लैक होल क्या है यानी कर्षण विवर क्या है? एक विशाल कर्षण तारा जिसका इसकी सतह पर जो गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है वो मध्यम होता है, मीडियम होता है। बी ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको ये दे रखा है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? सी ऑप्शन दे रखा है एक तारा जो अपने आप से टूट गया और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम का मतलब क्या होता है, वृत्त होगा। वृत्त का मतलब क्या होता है, अनंत होगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस दे रखा है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये एक ऐसा तारा था जो अपने आप से टूट गया था और इसका जो सतह पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, अधिकतम होता है, वृत्त होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन नोट कर लेना है। मैं आपसे फिर से बता देता हूँ कि जो आपका ब्लैक होल होता है वो अपने अंदर सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है केवल और केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। सूर्य के प्रकाश को छोड़कर सभी चीज़ों को अपने अंदर क्या कर सकता है, समावेशित कर सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये आपका केंद्र का कांच का प्रिज्म, प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो आपके कलर्स के ऑर्डर्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर क्या होते हैं, VIBGYOR होता है। सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा, डेविएशन होगा, वो कौन से कलर के लिए होगा, वॉयलेट कलर के लिए होगा, सबसे ज़्यादा झुकाव एंगल। अब बात करते हैं सबसे जो कम विचलन होगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे जो कम विचलन होगा वो किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा वॉयलेट के लिए, फिर इससे कम इंडिगो, फिर इससे कम किसके लिए, बी के लिए, फिर जी के लिए, फिर वाई के लिए, फिर ओ के लिए, फिर आपके रेड के लिए। तो सबसे जो कम डेविएशन होगा वो कौन से कलर के लिए होगा, ब्लू कलर के लिए नहीं होगा, रेड कलर के लिए होगा, ग्रीन कलर के लिए नहीं होगा, बैंगनी कलर के लिए नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, रेड कलर के लिए जो सबसे कम क्या होगा, डेविएशन होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फ्यूज तार यानी आपका जो फ्यूज का जो तार होता है वो कैसा होना चाहिए। एक फ्यूज का जो तार होता है वो कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक वाला, चालक और उच्च गलनांक वाला, रोधी और उच्च गलनांक वाला, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्यूज तार होता है वो कौन सी मिश्र धातु से बना होता है, किसके मिश्रण से बना होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है। एक आपके टंगस्टन से भी आता है, क्या आता है, टंगस्टन से भी आता है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको भी नोट करना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, नोट कीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको टंगस्टन से नहीं दे रखा है, फ्यूज तार से दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि फ्यूज तार को, एक फ्यूज का जो तार होता है इसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है फ्यूज तार को बनाने के लिए। तो वो कौन कौन सी धातु होती है, टिन व क्या होती है, सीसा, क्या होती है, टिन व सीसा होती है, नोट कर लीजिए। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन नोट कर लीजिए। बी, सी और डी आपके रॉन्ग आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मा तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है, उसमें चालन से, ऊष्मा संवहन से, तापीय विकिरण से, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्रकाश की गति से एक लीनियर रेखा में यानी आपके लीनियर लाइन में आपकी क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो वो कौन सा जो घटना होती है कौन सी घटना है, तो वो आपकी घटना है तापीय विकिरण, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब एक गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है। माना गया है कि तल पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये कि यदि अपन क्या करते हैं, एक गेंद को जमीन पर उछालते हैं तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है। इसकी चाल होती है, इसका मोमेंटम होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसकी जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, अचानक परिवर्तित होता है। परिवर्तित क्यों होगा मैं बता देता हूँ। किसी गेंद को क्या करते हैं अपन, ऊपर की ओर क्या करते हैं, उछालते हैं। तो ऊपर यदि आपके 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाती है तो नीचे की तरफ आती है तो वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आती है, दुगुने गति से आती है।
यदि गति दुगुनी होगी तो वेलोसिटी का मान क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी का मान चेंज होगा तो मोमेंटम का मान क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। मोमेंटम क्या होती है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा। मास तो आपका वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि जो मास होता है वो क्या होता है, नो चेंज रहता है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक वस्तु एक शून्यतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती है, या फिर समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। तो आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करना है। तो उसके प्रारंभिक वेग पर क्या करती है, यह निर्भर करती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। आपका ये क्या था, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, श्यानता पर, प्लवन पर, या फिर प्रत्यास्थता पर, या फिर पृष्ठ तनाव पर। तो साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है, सरफेस टेंशन पर आधारित होता है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आपका ये क्या है, अलमारी दे रखा है। अलमारी पे यदि अपन कोई फोर्स लगाते हैं, अपन धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये पीछे की तरफ कब तक नहीं खिसकती है, पीछे की तरफ कब तक नहीं जाती है, क्योंकि अलमारी के पीछे की तरफ से भी एक फोर्स लगता है। जैसे अलमारी के पीछे की तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अपन यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या नहीं होगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी। 6 न्यूटन का लगाएंगे तब भी नहीं जाएगी, 10 न्यूटन का लगाएंगे तब भी नहीं जाएगी। जैसे ही अपन 12 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा देंगे तो ये जो अलमारी होगी वो आपके ए पॉइंट से कहाँ पे चली जाएगी, बी पॉइंट पे चली जाएगी, पीछे की ओर चली जाएगी। तो ये क्या होता है, अलमारी का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एक आपका ऐसे क्वेश्चन भी आता है, एक आपका बॉक्स दे रखा है, इसके दोनों तरफ फोर्स लगते हैं, एंटी पैरेलल फोर्स लगते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, प्रति समांतर दोनों तरफ फोर्स लगते हैं। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। विपरीत होने के कारण जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है, -1। -1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि W बराबर क्या होता है, F डॉट S होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। एक कूली के बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कूली जो होता है अपने सिर पर बॉक्स को उठाकर आगे की दिशा में गति करता है, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 होने के कारण जो वर्क डन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। क्लास यदि आपको अच्छे लगी है तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है, PDF होती है, वो आपको आंसर सहित आपको एक फॉर्मेट के रूप में मिल जाती है, जहां से आपका जो रिवीजन होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करनी है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।